इमेजिन करिए आपका सपना है मॉन्स्टर से लड़ना और अपने देश को बचाना, लेकिन 32 साल की उम्र में आप एक क्लीनिंग क्रू का हिस्सा हैं जो मॉन्स्टर का सफाया तो नहीं करता, बस उनका बचा बचा हिस्से को क्लीन करता है। लेकिन क्या हो जब आप एक दिन खुद ही मॉन्स्टर बन जाए। यह है काफ्का हिबिनो की कहानी, जो अपने सपने और अपने मॉन्स्टर के रूप के बीच एक इम्पॉसिबल चॉइस में फंस गया है। आज हम इसी काइजू 8 एनिमे को एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी है जापान देश की, जहाँ विशालकाय काइजू नामक मॉन्स्टर कभी भी सामने आ जाते हैं और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पर इनके बावजूद यहाँ के लोग बिना डरे और बिना हिचक के अपनी आम जिंदगी जीते आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स नाम की एक फोर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाती है। ऐसे एनिमे के मेन हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है काफ्का हिबिनो, जो बर्गर खा रहा था। हमारा हीरो एक सफाई वाला है, जिसका काम है खत्म हुए काइजू को पूरे शहर से साफ करना। काफ्का और उसकी टीम अपने काम पर लग जाती है, जो कि सफाई करना था। काफ्का को अतलियां साफ करने का काम मिलता है। काफ्का ना करके भी वो काम करता है। रात को काफ्का जब थका हारा घर पर आता है तो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी बुरा नहीं है। अब अगले ही दिन काफ्का जब अपनी जॉब पर जाता है, तब उसकी मुलाकात रेनो नाम के एक बंदे से होती है, जिसने आज ही ज्वाइन किया है। रेनो का भी मकसद डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है। काफ्का का दोस्त रेनो को बताता है काफ्का भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये यहाँ हार मानकर पड़ा है। रेनो काफ्का से उसके हार मानने की वजह पूछता है। काफ्का कूल बनते हुए बोलता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर से भी कोई ताकतवर होता है, इसलिए मैंने हार मान ली। और काफ्का यहाँ बोलता है, एक दिन तुम यह बात समझ जाओगे। रेनो कहता है, मैं ये सोचता है कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से नहीं बचा सकता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है साफ सफाई का। रेनो को अतड़ियां साफ करने का काम दिया जाता है। काफ्का ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि काफ्का को भी यही काम दिया जाता है। काफ्का फिर नखरे दिखाने लगता है, लेकिन ना करके वो काम कर ही लेता है। उनका अब ब्रेक के बाद देखते हैं रेनो की हालत खराब हो गई है, तो देखकर काफ्का बहुत खुश होता है। काफ्का रेनो को विटामिन्स देता है, क्योंकि इन सब के बाद खाना तो खाया नहीं जाएगा। साथ ही नाक बंद करने के लिए कुछ देता है। अब इन्हें लगाने के बाद रेनो कैसा दिखेगा, ये सब सोचकर रेनो मना कर देता है, लेकिन काफ्का उसे जबरदस्ती पहना ही देता है। बाकी का काम करते करते शाम हो जाती है। तभी रेनो काफ्का के पास आता है। रेनो काफ्का का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि काफ्का की वजह से ही रेनो अपने पहले दिन को झेल पाता है। रेनो काफ्का को बताता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की एज लिमिट 32 साल तक कर दी गई है। रेनो कहता है कि मैं कोई नहीं होता किसी के जिंदगी का फैसला लेने के लिए, लेकिन मैंने वो उदासी देखी थी जब तुम अपने हार मानने की बात बता रहे थे। ये बात कहते काफ्का रेनो को जल्द से जल्द भागने के लिए कहता है, लेकिन रेनो काफ्का को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। काफ्का बताता है कि तुम डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, लोगों की जान बचाना चाहते हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसमें एक बड़े काइजू ने काफ्का के शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना की बिल्ली भी मारी गई थी। ऑफिसर की कैप्टन ने किया था, जो काफ्का की दोस्त भी थी। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां काफ्का मीना के बारे में सोच रहा था कि मीना कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तभी रेनो उसे आवाज देता है, जो उसके बगल में ही लेटा हुआ था। रेनो काफ्का को थैंक्स कहता है। अगर काफ्का नहीं होता तो शायद आज रेनो भी नहीं होता। यह बात सुनकर काफ्का को अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है, जो उसने मीना से किया था कि कौन बेहतर डिफेंस ऑफिसर बनेगा। तभी हम देखते हैं कि काफ्का के सामने एक क्रिएचर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं और डर जाते हैं। वहाँ एक बुढ़ा काइजू को देखकर डिफेंस फोर्स को बुला लेता है। एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें छोटी मीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इन पुरानी बातों को मीना याद कर रही थी। फिर हम देखते हैं मीना 3rd डिवीजन के सहित तैयार होती है हॉस्पिटल में दिखे काइजू को पकड़ने के लिए। उधर रेनो काफ्का से कहता है स्माइल करो, लेकिन काफ्का की स्माइल भी इतनी खतरनाक होती है कि वो बुढ़ा डर के मारे बेहोश हो जाता है। काफ्का उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। काफ्का के दीवार पर हाथ रखते ही दीवार टूट जाती है और काफ्का की फट जाती है। काफ्का को डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही भागना होगा। काफ्का खिड़की खोलने जाता है और वो पूरी दीवार खोल बैठता है। काफ्का को रोना आ रहा था कि ये उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। द डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। भागते भागते काफ्का को जोर से सुसु आ जाती है और भागते हुए इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल भी था। फिर हम देखते हैं कि काफ्का के निप्पल से उसका प्रेशर हल्का हो रहा है।
अचानक काफका रुककर रियलाइज करता है कि अब वो मर्द नहीं रहा, अब उसकी शादी कैसे होगी। रेनो उसे समझाता है कि यह अभी सही वक्त नहीं है, डिफेंस फोर्स आती ही होगी। काफका रेनो से एक सवाल पूछता है, अब वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा? रेनो मना कर देता है, बल्कि देखते ही मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर काफका गहरी सोच में पड़ जाता है। काफका सोचता है कि अभी तो उसने दोबारा हिम्मत न हारने का मन बनाया था, लेकिन अब वो मीना को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचा। तभी अचानक काफका को जमीन से आवाज आती है, लेकिन ये डिफेंस फोर्स की आवाज नहीं थी। एक और जगह जोरदार धमाका दिखाया जाता है। रेडार पर काइजू के होने का सिग्नल मिलता है। डिफेंस फोर्स दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दोनों काइजू को पकड़ने के लिए। काफका को पता चल जाता है कि ये भी पिछले बार की तरह एक योजू है। फिर हम देखते हैं जहां धमाका हुआ वहाँ एक बच्ची और उसकी माँ बच जाती है, लेकिन उसकी माँ मलबे के नीचे दबी हुई थी। बच्ची अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, इस वजह से वो योजू के नजर में आ जाती है। बच्चे की माँ बार बार बोल रही थी, मुझे छोड़कर तुम भाग जाओ, लेकिन जैसे ही वो योजू बच्चे को खाने ही वाला होता है, तभी काफका आ जाता है और उस पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो योजू कई मील दूर जाकर गिरता है। काफका दोनों की मदद करने की सोचता है, लेकिन वो बच्ची काफका को देखकर डर जाती है। काफका मुस्कुराकर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये तरीका और भी बच्ची को डरा देता है। आखिर में रेनो वहाँ आकर उस बच्ची को समझाता है। फिर हम देखते हैं यह योजू दोबारा आ गया। काफका ये देखकर अपनी बॉडी को चार्ज करता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उस योजू की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके टुकड़े शहर में फैल जाते हैं और वहाँ खून की बारिश होने लगती है। रेनो काफका को देखकर सोचता है, काफका क्या बन गया है। बच्ची काफका को देखकर डर रही थी। काफका उसके पास आकर बोलता है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। काफका जाने लगता है, तभी बच्ची काफका को थैंक्स बोलती है। ये सुनकर काफका के मन में उम्मीद जागती है कि वो अभी भी मीना के साथ रहकर हर काइजू को मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं काफका का काइजू रूप धीरे धीरे गायब हो रहा है। डिफेंस फोर्स जब वहाँ आती है तो योजू का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। मीना उस बच्ची से पूछती है, लेकिन बच्ची डरी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं कह पाती। ये देखकर मीना उस बच्ची को प्रॉमिस करती है वो हर एक काइजू को मार देगी। ये सुनकर बच्ची मीना से वादा लेती है कि वो उस अच्छे काइजू को नहीं मारेगी। अब इस हादसे को 3 महीने गुजर चुके हैं। डिफेंस फोर्स उस हॉस्पिटल वाले काइजू को अब तक नहीं ढूंढ पाई। ऐसा पहली बार था कि डिफेंस फोर्स किसी काइजू को ढूंढने में इतना टाइम लगा रही है। इन 3 महीनों में रेनो और काफका का रिजल्ट भी आ गया था। रेनो पास हो गया था। रेनो काफका का रिजल्ट लेकर काफका के पास जाते जाते उसका रिजल्ट खोलकर देखता है और वो देखकर रेनो भी खुश हो जाता है। रेनो काफका के पास पहुंच जाता है। काफका को काइजू रूप में देखकर रेनो उसे पीटकर अपने चेहरे को ठीक करने के लिए कहता है, पर अभी भी काफका के दांत काइजू जैसे ही रह गए थे। रेनो उसे चिल्लाकर बताता है कि कैसे पूरी डिफेंस फोर्स तुम्हें पूरे देश भर में ढूंढ रही है। हमें पता चलता है कि उस दिन ये दोनों वापस हॉस्पिटल चले गए थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वो काइजू से डर गए थे। काफका अपने रिजल्ट को देखकर इतना खुश नहीं होता, क्योंकि काफका हर बार सेकंड टेस्ट में फेल हो जाता है। अगला टेस्ट इनका फिजिकल टेस्ट होगा और इस टेस्ट को देने के लिए पूरे देश से कैंडिडेट आते हैं। क्योंकि काफका 32 साल का हो चुका था तो ये उसका आखिरी चांस होगा। रेनो काफका से कहता है, वहाँ हम दोनों राइवल्स होंगे तो मैं तुम्हारी वहाँ मदद नहीं करूँगा। काफका मुस्कुराता है और बोतल को खोलता है। बोतल उससे खुलती नहीं है, जिससे काफका काइजू बनकर बोतल फोड़ देता है। रेनो ये देखकर काफका को एग्जाम देने से मना कर देता है। काफका रेनो के पैरों में पड़कर कहता है कि एग्जाम तक वो अपने आप को संभाल लेगा। रेनो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। रेनो के जाने के बाद काफका अपने आप से ही बात करता है। अगर वो फेल हो जाता और रेनो पास हो जाता तो कभी रेनो काफका को सर कहकर नहीं बुलाता। उनका एग्जाम डिफेंस फोर्स के काचिकावा बेस पर होने वाला है। वहाँ की सिक्योरिटी देखने के बाद उन्हें अंदाजा लग गया था कि काफका अगर यहाँ काइजू बन जाए तो उसका मिनट से पहले निपटारा हो जाएगा। उन्हीं की तरह और भी कैंडिडेट्स आए हुए थे। तभी काफका के पीछे एक लड़की उसे अंकल कहकर पुकारती है। काफका चिल्लाकर कहता है, मैं सिर्फ अभी 32 साल का हूँ। रेनो भी काफका को समझाता है, 32 साल के बंदे को अंकल ही बुलाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि अपनी वैन को यहाँ से हटा लो ताकि वो अपनी जी वैगन आर लगा सके। काफका के ना कहते ही वो लड़की काफका की वैन को उठाकर फेंक देती है
उस लड़की का नाम किकोरू शिनोमिया है, जो उन्हीं की तरह एक कैंडिडेट है। किकोरू फिर काफका की ओर बढ़ती है। रेनो यहाँ बात संभाल लेता है। तभी किकोरू की नजर काफका की ओर जाती है और देखते हैं नाम तो याद रहेगा ना छोटी बच्ची। अब इनका फिटनेस टेस्ट शुरू होता है और शुरू से ही काफका बड़ा बेकार कर रहा होता है। 225 कैंडिडेट में काफका बातें याद दिलाती है। काफका उसे चिढ़ाकर जा ही रही होती है कि काफका उसे चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। रेनो उसे कमाल की न्यूज देता है कि पिछले 2 साल से हेड एग्जाम में काइजू की बॉडी साफ करने का काम दिया जाता है, ताकि काइजू की बॉडी के मामले में उन्हें थोड़ी नॉलेज मिल सके। हमें पता चलता है कि यह एग्जाम वाइस कैप्टन होशिनो की देखरेख में होने वाला है और उनका असल एग्जाम काइजू को ढूंढकर उन्हें खत्म करना था। काफका और रेनो दोनों ही हैरान थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे ही काइजू से लड़ना होगा। फिर हम देख सूट की 8% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। हारुची नाम का कैंडिडेट 18% पावर यूज कर पा रहा था। इहारू भी सूट का 18% पावर इस्तेमाल कर पा रहा था। अच्छी 9% पावर इस्तेमाल कर पा रही थी, लेकिन एक और शख्स था जिसने वहाँ इतिहास रच दिया था। काफका। किकोरू को लगता है काफका उन सबके साथ खेल खेल रहा है। जहाँ उनका एग्जाम होने वाला है वहाँ एक एग्जाम में उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए उन सभी कैंडिडेट्स पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। और ऐसा लगता है अगर किसी कैंडिडेट की जान खतरे में है तो उसके सूट में लगे शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वो एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। ये एग्जाम को थर्ड डिवीजन की कैप्टन मीना भी देख रही है। काफका को अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है और सबको योजो की कमजोरी के बारे में बताकर उनकी मदद करता है। काफका के इस इम्प्रूवमेंट को देखकर वाइस कैप्टन हैरान हो जाते हैं। काफका का भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि पावर के बिना भी ये एग्जाम पास किया जा सकता है। और तभी एक ही क्योंकि काफका का पैर टूट चुका था, अब इसलिए टेस्ट में उसका कंटिन्यू रखना लगभग में नामुमकिन था। काफका को हार मानने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन काफका का जुनून उसे हार मानने नहीं दे रहा था, क्योंकि मीना भी देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सूट की पावर 0.01% बढ़ जाती है और सूट की वजह से वो खड़ा हो जाता है। वाइस कैप्टन भी परमिशन दे देते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। काफका रेनो को उसकी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ने को कहता है, जैसा उसने एग्जाम से पहले बोला था, लेकिन रेनो उसके साथ ही खड़ा रहता है। काफका भी रेनो के जिद को अच्छे से जानता है। वो काफका को अपने कंधे पर बिठालकर भागने लगता है, जो देख वाइस कैप्टन होशिनो की हंसी नहीं रुक रही थी और अब रेनो को भी शर्म आ रही थी। वो अपने सूट का इस्तेमाल करके और भी तेज दौड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ किकोरू शिनोमिया सारे यूजो को मारते हुए होंजो की तरफ आगे बढ़ती है। वो होंजू पर एक ग्रेनाइड फेंकती है, जिसके दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था और ये देखकर किकोरू उसके मुंह पर खड़ी हो जाती है और उसके मुंह पर ही पावरफुल अटैक करती है। होंजू अब मर चुका था और एग्जाम भी खत्म हो गया था। सभी ड्रोन्स को बुलाकर मेडिकल टीम भेजी जाती है घायल लोगों के लिए। किकोरू की परफॉर्मेंस ने मीना तक का ध्यान खींच लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि एग्जाम इतनी जल्दी खत्म हो गया और कोई फेल भी नहीं हुआ। आखिरकार डायरेक्टर की बेटी से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। वो अपने आप को साबित करने के बाद चौथी बार काफका का मजाक उड़ाने जा रही थी। तभी किकोरू के पीछे एक और काइजू को देखते हैं, जिसने किकोरू के दिल पर शूट कर दिया था। अचानक मरे हुए योजू भी जिंदा होने लगते हैं और उनका कलर भी चेंज होने लगता है। काफका को भी एक स्ट्रॉन्ग काइजू फील हो रहा था। इधर हम देखते हैं कि किकोरू अपने सूट की पूरी ताकत लगाकर अपने दिल को बचा लिया था और काइजू की बॉडी से बना ये सूट उसकी चोट को हील करने लगता है। किकोरू ने उस काइजू को हैरान कर दिया था कि उसके हमले के बाद भी ये जिंदा है। किकोरू भी हैरान हो जाती है कि ये काइजू बोल सकता है, यहाँ तक कि इंसानों की तरह सोच भी सकता है। उसने किकोरू के शरीर को छलनी कर दिया था। डिपार्टमेंट भी हैरान हो रहा था कि ये काइजू वापस जिंदा कैसे हो रहे हैं। साइंटिस्ट बताती है कि जिंदा हुए काइजू के पावर लेवल 6.4 दिखा रहा है, मतलब कि इससे लड़ने के लिए अब पूरा डिफेंस फोर्स को जाना पड़ेगा। ये अनजान काइजू धुएं में गायब हो जाता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ होंजो चेंज और काफी पावरफुल भी हो चुका है। वाइस कैप्टन होशिनो अच्छे से जानता था कि इसे अब 2 जने ही हरा सकते हैं, पहला कैप्टन मीना, दूसरा वो खुद। किकोरू अपने इंजरी को हील करते हुए उठने ही वाली थी कि वो होंजो उसे दीवार पर दे मारता है। इसमें वो पूरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि उसे अपने फादर के लिए परफेक्ट बनना है। किकोरू शिनोमिया जो हमेशा से ही टॉपर थी, हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके फादर ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। वो किकोरू को परफेक्ट बनाना चाहते थे। इन बातों को याद करके किकोरू फिर खड़ी हो जाती है,
लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो होंजू के सामने टिक नहीं पाती। होंजू अपने सीन को बड़े हमले के लिए चार्ज करता है। कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिनो अभी भी फील्ड से बहुत दूर थे। किकोरू भी अपने हार को एक्सेप्ट कर चुकी थी। होंजू ने किकोरू पर अटैक कर दिया था कि तभी किकोरू काफका को अपने सामने देखती है। उस होंजू के अटैक ने वहाँ के बड़े से हिस्से को तबाह कर दिया था, लेकिन काफका के पावर के चलते दोनों बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि जैसे ही काफका को खबर मिलती है कि किकोरू उस होंजू से अकेले लड़ रही है तो काफका गायब हो जाता है। किकोरू ये देखकर हैरान थी कि काफका एक काइजू है। काफका किकोरू की तरफ देखता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी को मत बताना। तभी वो होंजू फिर से अटैक करता है, लेकिन काफका ने इस बार एक हाथ से ही उस अटैक को घुमा दिया था। काफका अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है। इधर मॉनिटर में एक और काइजू होने के सिग्नल को शो कर रहा था, जिसका पावर लेवल 9.8 है, जो अब तक के देखे गए काइजू में सबसे ज्यादा पावर लेवल था और ये ठीक उसी होंजू के पास है। वो दोनों ये सोचकर टाल देते हैं कि ये सिस्टम का कोई ग्लिच होगा, नहीं तो ये इतिहास का अब तक का सबसे ताकतवर काइजू होगा। यहाँ काफका अपनी पूरी ताकत से होंजू पर पंच मारता है, जिससे उसके हड्डियों के ऊपर से स्किन गायब होने लगती है। उसके शरीर के छींतड़े उड़ जाते हैं। काफका डायलॉग मारते हुए बोलता है, अब जिंदा होकर दिखाओ, और उस होंजू की बॉडी हिलने लगती है। ये देखकर काफका की फट जाती है और वो माफी मांगने लगता है, जिसके बाद होंजू अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद काफका किकोरू की तरफ भयानक नजरों से देखता है और उसके पीछे मौजूद योजू को मार देता है। काफका उसे बताता है वो किकोरू को कुछ नहीं होने देगा। तभी काफका को रेनो मारता है और काफका एक्सप्लेन कर देता है कि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। इस बीच किकोरू बेहोश हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं मीना और होशिनो साइड पर पहुंच चुके हैं और वो देखते हैं होंजू तो मारा जा चुका है। होंजू की यह हालत देखकर होशिनो को कुछ याद आता है। होशिनो को शक था कि यह हादसा उसी 3 महीने पहले हुए केस से जुड़ा हुआ है। अब इसके अगले दिन हॉस्पिटल में हम काफका को देखते हैं और किकोरू की हालत भी अब ठीक थी। आखिर उसके इलाज में बेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काफका को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? काफका बताता है अगर वो इस बार फेल हो जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि उसने अपना पूरा 100% दिया था। इसके लिए वो रेनो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने ही काफका को इनकरेज किया था। उनकी बातें बाहर खड़ी मीना सुन रही थी। तभी वो अंदर आती है और किकोरू की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। काफका उससे बात तो करना चाहता है, लेकिन उसने फैसला लिया है वो मीना से तब तक बात नहीं करेगा जब तक उसके शरीर पर डिफेंस फोर्स की वर्दी नहीं होगी। दूसरी तरफ वाइस कैप्टन होशिनो किकोरू से मिलते हैं, उसे होंजू को मारने के लिए थैंक्स बोलते हैं। ये सुनकर किकोरू का मन उदास हो जाता है, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। उसकी उदासी देखकर कैप्टन होशिनो उससे पूछते हैं क्या ऐसा नहीं हुआ था? तभी किकोरू बताती है हाँ, मैंने ही हराया है। वैसे आज का ये डरा देने वाला हादसा टीवी पर भी दिखाया जाता है, जिसको वो अनजान काइजू भी पब्लिक टॉयलेट में बैठे बैठे सुन रहा था। वो हैरान था कि उसके इतना ताकतवर होंजू को किसने मारा होगा। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो इंसानी रूप में आकर बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये काफका के दोस्त के साथ काम करता है, जो इस काइजू की असलियत से अनजान है। और अब इसके आगे कुछ महीने तक काफका अपने काम पर वापस आ गया था और रिजल्ट का वेट कर रहा था। आज उसका रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर वो काफी डरा हुआ था। तभी हम काफका को अपना रिजल्ट खोलते हुए देखते हैं और ये काफका का आखिरी मौका था। क्या वो एग्जाम में पास होकर कभी मीना के साथ खड़ा हो पाएगा? अब सीन सीधा डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहां सभी पास हुए कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए थे। उनमें रेनो भी मौजूद था, लेकिन काफका कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पता चलता है कि किकोरू की बचपन की दोस्त भी पास होकर उसी डिवीजन में हैं। यहाँ रेनो की मुलाकात इहारू से होती है और उसकी पहली मुलाकात में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कैप्टन मीना स्टेज पर आती है, क्योंकि किकोरू ने टॉप किया था तो उसे भी स्टेज पर ओथ लेने के लिए बुलाया जाता है। मीना एक बार फिर से थैंक्स कहती है एग्जाम के बीच में गड़बड़ को संभालने के लिए। हालांकि किकोरू अच्छे से जानती थी कि इसका हकदार कोई और ही है। और तभी उसकी एंट्री होती है काफका की। किकोरू उसे देखकर शर्माने लगती है और वहाँ पर कई लोग देखकर हैरान थे। असल में काफका एग्जाम में फेल हो गया था। तभी होशिनो कहता है कि वो अपने डिवीजन में काफका को रखेगा। काफका के नंबर बिल्कुल भी पास करने लायक नहीं थे, लेकिन अपने नंबर न देखना और दूसरों की मदद करना, यहाँ तक कि काइजू की वीकनेस का पता लगाना, ये सब एक बड़ी वजह थी काफका को
एक और मौका देने की, तो काफ्का फुल ऑफिसर बनने से पहले उसे ट्रेनिंग देकर आजमाया जाएगा। ओथ सेरेमनी को एंड करते हुए मीना स्पीच देती है। वो सबको कांग्रेचुलेट करती है इस मुश्किल एग्जाम को पास करने के लिए। इन कुछ सालों में काइजू की तादाद और ताकत भी बढ़ती देखी गई है। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी और इसके बावजूद मीना चाहती है कि वो मीना पर भरोसा करे। मीना ढाल बनकर सबकी रक्षा करेगी। काफ्का मीना का नाम लेकर चिल्लाता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। सभी लोग काफ्का को ही देखे जा रहे थे। काफ्का ने गलती से इतना जोर से बोल दिया था। एक सीनियर के नाम लेने की वजह से उसे 100 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। ये देखकर होशिनो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और मीना से बोलता है उसने काफ्का को कम सजा दी है। तभी होशिनो देखता है कि मीना भी मुस्कुरा रही है। वाइस कैप्टन होशिनो के काफ्का को रखने की वजह भी पता चलती है। जब एग्जाम के दौरान एक काइजू की पावर लेवल 9.8 दिखा रहा था, उसे दोनों कैप्टन ने इग्नोर कर दिया था। तब उन्हें यह भी पता चलता है कि किसी एक कैंडिडेट के वाइटल ऑर्गन्स कंप्यूटर पर नहीं दिख रहे। साथ ही काफ्का काफी मिस्टीरियस भी लग रहा था। होशिनो को लगता है कि कोई सच उसके सामने है, पर वो छुपा हुआ है। काफ्का का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद किकोरू उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। काफ्का उसे हॉस्पिटल से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता देता है। किकोरू यकीन नहीं कर पा रही थी। काफ्का को लगता है ये बात उन्हें डिफेंस फोर्स को बता देनी चाहिए, लेकिन किकोरू उसे ऐसा सोचने से भी मना करती है, क्योंकि ताकतवर काइजू को मारकर वेपन बनाए जाते हैं। यकीनन काफ्का के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा, नहीं तो हर दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। काफ्का उससे कहता है कि यह बात वो किसी को भी ना बताएं। काफ्का के इतने करीब आ जाने से किकोरू उसे मारकर दूर करती है। क्योंकि काफ्का ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो चुप रहेगी। लेकिन अगर उसे पता चला कि काफ्का काइजू बनकर इंसानों को मारने वाला है, तो किकोरू उसे खुद मार देगी। रेनो ये सुनकर डर जाता है। काफ्का मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा हुआ तो मार देना। इस दिन के बाद से रेनो ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत करने लगता है। शूटिंग की प्रैक्टिस में उसकी टाइमिंग 2 मिनट 35 सेकंड थी। अब वो शूट का 18% पावर यूज कर पा रहा था। इहारू की टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकंड थी। अब वो इस शूट की 20% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। इन दोनों को पीछे छोड़ किकोरू ने अपनी टाइमिंग दी 1 मिनट 16 सेकंड और वो अब 55% पावर का इस्तेमाल कर पा रही थी। इधर काफ्का की टाइमिंग 6 मिनट 39 सेकंड थी और वो अब 1% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। वो इतना करके सबसे ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वाइस कैप्टन होशिनो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ्का को 3 महीने में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग के बाद सभी हॉट वाटर बाथ लेने आए थे, जहां इहारू अपने मसल्स को शो ऑफ कर रहा था। तभी काफ्का उन्हें अपने मसल्स दिखाता है। काफ्का को देखकर इहारू और रेनो दोनों ही शॉक हो गए थे, लेकिन काफ्का अपनी सांस को रोककर अपनी तोंद को छुपा रहा था, जिसमें बेचारा नाकामयाब हो जाता है और मजाक बन जाता है। लेकिन तभी आको वहां आता है, जिसकी बॉडी देखकर सभी शर्म से पानी में छुप रहे थे। इसके बाद सब आपस में बात करते हैं कि उन्होंने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। इहारू जब स्कूल में था तब उसकी जान मीना ने बचाई थी काइजू से, तब से ही वो मीना जैसा बनना चाहता है। अब इहारू काफ्का की वजह पूछता है और काफ्का उन्हें सब सच सच बता देता है। वो बताता है कि वो और मीना बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने बचपन वाले वादे भी किए हैं। काफ्का ने यह बताकर सबकी जला दी थी। वो लोग मीना के बारे में और भी जानना चाहते थे और फिर ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उन सभी की हालत खराब हो जाती है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद काफ्का में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहे थे, पर रेनो और सभी उसका साथ जरूर दे रहे थे। एक दिन काफ्का लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था, तभी वाइस कैप्टन होशिनो आ जाते हैं। वो काफ्का को सलाह देते हैं कि इतनी मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है। वो काफ्का के इतनी मेहनत करने का कारण पहले से ही जानते थे, क्योंकि डोम में बोली गई हर बात रिकॉर्ड होती है। वाइस कैप्टन काफ्का से पूछते हैं, क्या मैं ये समझूं तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? काफ्का हड़बड़ाते हुए मना करने लगता है, लेकिन सच तो यही था कि वो उसकी जगह लेकर ही रहेगा और वो इस चीज को यही एक्सेप्ट भी करता है। वाइस कैप्टन टेबल पर जोर से हाथ मारकर काफ्का को ऑर्डर देते हैं 2 घंटे में सोने चले जाने के लिए, और ये भी बोलते हैं वो काफ्का को उनकी जगह नहीं लेने देगा। तभी पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये काइजू अलर्ट था, मतलब उनके पहले मिशन का वक्त आ गया है। सागामिया में बहुत बड़ा होंजू देखा गया है, जिसके अंदर और उसके आसपास कई सारे योजू काइजू हैं। किकोरू अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने बैठा बंदा काइजू नंबर 8 है। तभी वहाँ काफ्का को उल्टी आने लगती है। भले ही होंजू काफी बड़ा है, लेकिन असली खतरा तो छोटे योजू हैं,
डिफेंस फोर्स प्लान बनाती है कि सभी ऑफिसर सारे योजुओं को सेंट्रल एरिया में रोके रखेंगे। उसके बाद सभी डिवीजन को मल्टीपल रो में बांट दिया जाता है। काफका के पास यही एक मौका था अपने आप को साबित करने का। काफका थोड़ा डरा हुआ था और एक्साइटेड भी था, क्योंकि यही तो वो चाहता था। फिर वो सीधा बिल्डिंग से कूद पड़ते हैं। मीना भी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां से वो होंजू को शूट करेगी। मिलिट्री भी वहां होंजू पर हमले करती है, लेकिन उस होंजू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। काफका का बैच भी सेक्टर 8 में इंतजार कर रहा था योजू के आने का, लेकिन इस बार काफका डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो सूट की असीम शक्तियों को महसूस कर पा रहा था। तभी एक योजू काफका को ठोकर मारकर कूड़े के ढेर में गिरा देता है। किकोरू उसे डांट रही थी कि उसके सूट की पावर 1% है, फिर भी वो इतना आगे चला गया। वहाँ खड़े पुराने ऑफिसर ये देखकर परेशान हो जाते हैं। वो ताने मारकर छुप जाने के लिए कहते हैं, जो सुनकर किकोरू का ईगो हट हो जाता है और फिर किकोरू उन योजुओं को एक पल में निपटा देती है। किकोरू की ताकत देखकर वो ऑफिसर भी हैरान हो गए थे। काफका भी उसकी तारीफ करता है। काफका के मुंह से तारीफ सुनकर किकोरू शर्माने लगती है। तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि किकोरू की हार्टबीट बढ़ रही है। किकोरू चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और किकोरू ही नहीं, हर कोई बढ़िया कर रहा था। रेनो अपने आप को जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहता था, क्योंकि काफका को कभी काइजू ना बनना पड़े। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन काफका ही था जो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे उन ऑफिसर की बात याद आती है कि कैसे उन्हें अभी तक इन योजुओं की कमजोरी का पता नहीं चला। वो अपने पीछे पड़े मरे हुए योजू को फाड़ देता है। इन योजुओं का कोर वहाँ नहीं था जहाँ नॉर्मल हर योजू का कोर होता है। तभी काफका एक चीज देखकर हैरान हो जाता है। वो वॉइस कैप्टन होर को सख्त फाइबर ने कवर किया था, इसलिए कोर को खत्म करने के लिए एक बार साइड से हमला करना होगा। एक और बात, इन योजुओं के निचले हिस्से में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे हुए हैं। इन्हें अगर खत्म नहीं किया तो मरे हुए योजुओं से और भी योजू पैदा होने लगेंगे। होशिनो काफका का काम से इम्प्रेस हुआ और ये सारी जानकारी बाकी टीम तक पहुंचा देता है। काफका भी अच्छा महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो टीम के काम आ रहा था। वो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म करने का काम कर सकता है। अचानक वहाँ धमाका होने लगता है। मीना ने भी अपना निशाना दाग दिया था। मैं आपको बता दूं, मीना अपनी सूट का 96% पावर यूज कर पाती है। इसकी वजह से उसके वेपन से किया हुआ हमला काफी पावरफुल और ताकतवर होता है, और यही कारण है कि मीना को अटैक करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पहला शूट होंजू के शरीर को तबाह कर देता है। दूसरे शूट में उसका कोर तबाह हो चुका था। तीसरे शूट में ये कंफर्म कर दिया जाता है कि होंजू मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद मीना ने हमले करना बंद नहीं किया। वो शायद काफका को जता रही थी कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बना है। उसी वक्त होशिनो काफका से आकर पूछते हैं, क्या वो कभी इतनी ताकत इकट्ठा कर पाएगा कि वो मीना के साथ खड़ा रह सके। काफका उल्टा उनसे ही पूछता है, क्या वो खुद ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिस पर होशिनो शान से मना कर देता है। लॉन्ग रेंज में या फिर बड़े काइजू से लड़ने के मामले में होशिनो कुछ खास नहीं है, लेकिन बात जब छोटे या फिर मीडियम काइजू की आती है तो उससे बेहतर यहाँ कोई नहीं है। वो हिलता भी नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़े होंजू के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर देता है। वाइस कैप्टन होशिनो, जिसके स्पेशल वेपन है 2 छोटे कटानाज। दोस्तों, वो बड़ा होंजू तो मारा जा चुका है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उस होंजू के अंदर अनगिनत छोटे छोटे योजू बाहर आ रहे थे। अब तक सारे नए ऑफिसर थक चुके थे और उनकी कॉम्बैट पावर काफी कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम रेनो और इहारू को एक साथ देखते हैं। वो दोनों सेक्टर फॉक्सलॉथ की ओर जा रहे थे, जो कि एक रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक नया काइजू देखा गया है। लेकिन जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं उनसे पहले एक सफाई कर्मचारी वहाँ मौजूद है। इहारू भड़क जाता है और वो यहाँ से सेफ जगह जाने के लिए बोलता है, लेकिन यह आदमी इहारू की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और शूट कर देता है। इहारू बच गया था, क्योंकि गोली उसके दिल के थोड़े से ऊपर ही लगी थी। फिर हमें पता चलता है ये वही अनजान काइजू है जिसे एग्जाम के दौरान देखा गया था। वो दोनों बेस में रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजू के पावर की वजह से वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इहारू भागता भागता गिर जाता है। असल में वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। इहारू सोचता है, जब से उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सोचा था, तब से हर एक दिन वो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ काइजू को एहसास हो गया था कि उसके आम हमले रेनो पर काम नहीं करेंगे, इसलिए वो 2 और हाथ निकाल लेता है और इस बार उसने अपनी सभी फिंगर्स से शूट किया था और वो अपने अंदर की कमी का एहसास हो चुका था। असल में उस दिन से आज तक इहारू अपने आप को बदल ही नहीं पाया। किसी न किसी को उसे बचाने आना पड़ता था।
इहारू मुस्कुराते हुए रेनो को बताता है, रेनो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अब जाकर काइजू को भी समझ आता है कि रेनो इहारू को भगा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। इस काइजू ने अपने पावर से इस एरिया को घेर रखा है। इसकी इच्छा के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता, ना ही कोई बाहर जा सकता है। अब उसके पैर पर शूट करके उसके पैरों को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। इसका फायदा उठाकर लेकिन धुआं हटने के बाद पता चलता है उस काइजू ने किसी मरे हुए योजू की बॉडी को अपने सामने रख दिया था। वो अचानक बाहर निकलता है और रेनो के शरीर को छलनी कर देता है। दूसरी तरफ फोर्स को भी रियलाइज हो चुका था कि कुछ देर से रेनो और इहारू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। काफका को इहारू को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके साथी को उसकी आंखों के सामने मारा जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो मान चुका था कि रेनो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इहारू गन उठाकर काइजू पर हमला करता है, लेकिन गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। इहारू गॉड या इवल जो भी हो उसे मानकर अपने दोस्त की जान की भीख मांग रहा था। वो काइजू इहारू को शूट करने ही वाला था जिसने एक ही पंच में उस काइजू के सर को धड़ से अलग कर दिया था। काफका हिविनो काइजू नंबर 8 रेनो से लेट आने के लिए माफी मांगता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है, लेकिन वो काइजू अभी तक मरा नहीं था। काफका रेनो से थोड़ा वक्त मांगता है। रेनो सोच रहा था जिसके लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, आज उसी की वजह से काफका को दोबारा काइजू बनने। वो अनजान काइजू अब तक उनके साथ बस खेल रहा था। रेनो काफका को भागने के लिए कहता है और वहीं काफका की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। काफका ने उसके इतने ताकतवर हमले को अपनी दहाड़ से रोक दिया था। काफका उसके करीब आकर उस पर मल्टीपल पंचेस मारता है, जिससे बचने के लिए वो अनजान काइजू एक बार फिर से लाशों के ढेर को अपने सामने खड़ा कर देता है और अपनी बॉडी को जल्दी से हील करने लगता है। पर काफका उसके कोर पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन कुछ हद तक उसके हमले को सह गया था और अब उसका कोर भी दिखने लगा था और काफका उसे खत्म करने ही वाला था। पर ऐसा होने से पहले वो लोग डिफेंस फोर्स की नजर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ किकोरू को देखते हैं जो काफका को ही ढूंढ रही थी और फिर सभी को काइजू नंबर 8 के दिखने की रिपोर्ट मिलती। उनके सूट की पावर लेवल 92% थी। यहाँ काफका भी सोच रहा था अगर उसका एक भी पंच होशिनो को लगा तो होशिनो की मौत हो सकती है। इतने में होशिनो ने काफका के शरीर को काट दिया था। उसका दूसरा अटैक लगने से पहले काफका पीछे हट जाता है, लेकिन होशिनो की स्पीड उसे भागने का मौका नहीं दे रही थी। होशिनो का एक फास्ट अटैक काफका के हाथ समेत कोर के करीबी हिस्से को काट देता है। काफका अपने शरीर को दोबारा रीजनरेट करता है। उसे अंदाजा लग गया था कि वो होशिनो से भाग नहीं पाएगा। अब वो भागने की कोशिश छोड़ होशिनो के हर एक हमले का सामना करता है। आपको एक छोटी सी डिटेल दे दूं, अब तक हम काइजू, होंजू और योजू के बारे में ही जानते आए हैं, लेकिन एक और तरह के काइजू होते हैं जिनका पावर लेवल 8.0 से ऊपर होता है। वो दाई काइजू होते हैं, सबसे ताकतवर काइजू, जिसमें काइजू नंबर 8 और अनजान काइजू भी आते हैं। होशिनो अपने वेपन्स को हीट करता है और डबल इनविजिबल स्लैश अटैक करता है, जिससे काफका का एक पैर कट गया था, लेकिन ये अटैक तो एक झांसा था। वो काफका के करीब आकर काफका के कोर पर अटैक करता है। इसका अंदाजा काफका को भी लग चुका था। कोर के एक्सपोज हो जाने के बाद काफका को अंदाजा लग गया था कि होशिनो उसके कोर पर ही अटैक करेंगे। उसने होशिनो की तलवार को अपने शरीर से पकड़ लिया था और अपनी बॉडी को चार्ज करता है, लेकिन काफका होशिनो पर हमला ना करके उसके हथियार पर हमला करता है और उस हमले के प्रेशर की वजह से होशिनो पीछे जाकर गिरता है। जब तक होशिनो अपने आप को संभालता वो देखता है काइजू नंबर 8 गायब हो चुका है। अगले दिन का सूरज भी निकल चुका था। अब तक सारे योजू मारे जा चुके हैं। उनकी लाश के ऊपर बैठी किकोरू काफका के बारे में ही सोच रही थी। तभी थका हारा काफका उसके सामने आता है। उसके गिरने से पहले किकोरू उसे संभाल लेती है। काफका किकोरू से माफी मांगता है क्योंकि वो उस अनजान काइजू से किकोरू को बदला नहीं ले पाया। किकोरू शर्मा जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, उस काइजू का खात्मा मेरे ही हाथों होगा। काफका मुस्कुराता है और इमरजेंसी वार्ड में जाने लगता है। उसे रेनो और इहारू की चिंता हो रही थी, पर किकोरू उसे जाने नहीं देती। किकोरू बोलती है उनसे ज्यादा तुम्हें खुद की टेंशन लेनी चाहिए। किकोरू बताती है डिफेंस फोर्स काइजू के रीजनरेट पावर पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो असल खतरा काफका को है और उसकी बेवकूफी की वजह से वो वाइस कैप्टन होशिनो की नजर में आ गया है, जिसको अगर एक सबूत
भी मिला तो वो सीधा काफका तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ होशिनो बैटल को लेकर अब भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अभी मीना वहां आती है और उनकी फोटो क्लिक करने लगती है और होशिनो से काइजू नंबर 8 के बारे में पूछती है। होशिनो को लगता है काइजू नंबर 8 एक दाई काइजू है। यह सुन मीना हैरान हो गई थी, क्योंकि अगर यह सच हुआ तो 5 साल में ये दूसरा दाई काइजू देखा गया है। होशिनो बताता है काइजू नंबर 8 थोड़ा अलग है। वो दूसरे काइजू की तरह लोगों पर बेवजह हमला नहीं करता। यही बात तो उसे खटक रही थी कि मौका होने के बावजूद भी काइजू नंबर 8 ने उसे मारा नहीं। अभी एक ऑफिसर आकर मीना और होशिनो को रिपोर्ट देता है कि रेनो और इहारू को जो काइजू मिला था वो वही काइजू था जो एग्जाम में भी आया था, और ये भी बताता है कि वो एक इंसानी रूप में आया था। ये डरा देने वाली बात थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। डिफेंस फोर्स के द्वारा इसका कोड नेम काइजू नंबर 9 दिया गया है। अब रेनो को होश आ गया था और वो काफका को देखकर खुश है, क्योंकि काफका ठीक है। इस पर काफका उसे मारता है, क्योंकि ये बात तो उसे बोलनी चाहिए थी। रेनो काफका को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, जो सुन वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसी रूम में इहारू भी एडमिट था। और इहारू रेनो से पूछता है कि वो काफका को थैंक्स क्यों कह रहा है, जबकि उसकी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी। इस पर किकोरू उसे बात को घुमाते हुए समझाती है कि काफका ने किस तरह मदद की, और वो मान भी लेता है। इसके बाद वो काइजू नंबर 8 की पावर की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर काफका फूलने लगता है। और यही चीज इहारू फिर से नोटिस करता है और किकोरू उसका फिर से पागल बना देती है। अब इसके बाद सीन जाता है सीधे रात को, जहां सभी एक होटल में अपने पहले मिशन के कामयाबी के लिए जश्न रखते हैं। काफका ने ये सब ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े कंपनी के वारिस को दिया था, जो हारुची है। इसलिए पार्टी काफी शानदार और महंगी पड़ रही थी। काफका हारुची की इस पहचान से बिल्कुल अनजान था। किकोरू बताती है कि इजुमु टेक काइजू सूट बनाती है और ये किकोरू के फैमिली से भी ज्यादा अमीर है। इसके बाद सब दबा कर पार्टी करते हैं। रेनो रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। यहाँ पीने के बाद काफका ने बारू को पंजे में चैलेंज किया था, जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाता है। होटल के बाहर हारुइची होटल के मालिक से बात करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि हारुइची ने सब कुछ छोड़कर डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है, और तब से उसने अपने फादर से भी बात नहीं की। फिर हारुइची अपने पीछे बारू को देखता है, जो शायद वॉशरूम जा रहा था, और उसने उनकी बातें भी सुन ली थी। होशिनो पार्टी में सबके सामने अनाउंसमेंट करता है मिशन के दौरान काफका की वजह से कई लोगों की जान बच पाई है। ये सब बातें डिफेंस फोर्स ने नोटिस किया और अब काफका को फुल टाइम डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनाने का फैसला लिया, यानी कि काफका अब 3rd डिवीजन का ऑफिसर है। काफका की इस खुशी को अब सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले दिन मीना के द्वारा उसे डिफेंस फोर्स का बैच मिलता है। अपने ओथ को लेने के बाद काफका वहाँ से जा ही रहा होता है कि मीना उसे बोलती है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे बगल में खड़े होने का सपना अब भी बहुत दूर है। काफका थोड़ा हैरान हो जाता है कि मीना को उसका वादा अब भी याद है। जोशीला काफका मीना का नाम लेकर बोलता है कि ऐसा तो होकर ही रहेगा। मीना थोड़ा सा मुस्कुराती है और एक सीनियर का नाम लेने की वजह से उसे 50 पुशअप्स लगाने के लिए कहती है। और फिर मीना बताती है काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 पर मीटिंग रखी गई है, तो उसे जाना होगा और होशिनो यहाँ इंचार्ज होगा। मीना काफका को कहती है कि होशिनो के कहने पर ही उसे फुल टाइम ऑफिसर बनाया गया है, तो उसे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आज काफका फिर से लेट नाइट पढ़ाई कर रहा है, और काफी देर पढ़ाई करने के बाद वाइस कैप्टन होशिनो के आने से पहले काफका वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर ट्रेनिंग रूम की तरफ जाती है, जिसकी लाइटें जल रही थी। काफका वहाँ पर जाकर देखता है वाइस कैप्टन होशिनो वहाँ अपनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। होशिनो काइजू नंबर 8 के साथ हुई फाइट को दोबारा रिक्रिएट कर रहे थे, और उस इमेजिनरी फाइट में उन्होंने काफका की गर्दन को उड़ा दी थी, जो देख काफका की हालत पतली होने लगती है। होशिनो उसे नोटिस करते हैं। वो काफका से लेट नाइट जगने की वजह पूछते हैं, और काफका भी यही सवाल उनसे पूछता है। होशिनो बताते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि वो काइजू नंबर 8 को देखते ही कई हिस्सों में काट सके। और हमें पता लगता है कि होशिनो ने लड़ाई के दौरान अपने आप को रोका हुआ था। अगर वो अपने टेक्निक 6th फॉर्म का इस्तेमाल करते तो काफका अब तक मारा जा चुका होता। काफका होशिनो से बोलता है कि लड़ाई में काफका होशिनो की पूरी मदद करेगा। काफका की ये बात सुन
सुनकर होशिनो उसकी गर्दन दबोच लेते हैं। अब 1% यूज करने वाला मेरी मदद करेगा। काफका जैसे तैसे वहाँ से निकलता है। वाइस कैप्टन होशिनो बोलते हैं वो उससे 1% की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा खतरा सीधा उनके घर दस्तक देने आ रहा है। कई सारे उड़ने वाले काइजू और उनके ऊपर सवार एक इंसानी काइजू। यहाँ होशिनो अभी तक सोया नहीं था। वो काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसको एक बात अभी भी परेशान कर रही थी कि काइजू नंबर 8 के रिफ्लेक्स इंसानों की तरह कैसे हो सकते हैं और काइजू नंबर 9 इंसान का रूप कैसे ले सकता है। दूसरी तरफ काफका भी सीरियस हो गया था। उसे वाइस कैप्टन होशिनो की नजर में खरा उतरना है। अचानक काफका की नजर ऊपर की ओर जाती है और वो अपनी ओर कई सारी उल्कापिंड आता देखता है। असल में ये वही उड़ने वाले काइजू हैं जो बेस पर उल्कापिंड की तरह गिर रहे हैं। इधर होशिनो को पता चलता है कि बेस पर काइजू की बहुत बड़ी सेना ने हमला कर दिया है और हर एक काइजू का पावर लेवल 6.1 से ज्यादा है। होशिनो सभी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को बेस पर बुलाता है और जो यहाँ मौजूद है उन्हें ट्रेनिंग एरिया में इकट्ठा होने को कहता है। मीना के यहाँ न होने पर होशिनो को ही सारे कमांड संभालने होंगे। दूसरी तरफ काफका इतने सारे काइजू देखकर हैरान हो गया था। उसका मानना था कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो वाइस कैप्टन होशिनो को बताता है व्हाइट टाइप काइजू साल में 12 बार ही दिखते हैं और इनमें एक खास बात होती है, ये हमेशा अकेले ही हमला करते हैं और अगर ये लोग झुंड में हमला कर रहे हैं तो इनका कोई एक पावरफुल लीडर होगा जो इन्हें कंट्रोल करके एक साथ हमला करवा रहा है। वो इंसानी काइजू होशिनो से पूछता है कि तुम यहाँ सबसे ताकतवर हो। होशिनो के सामने एक और इंसानी भाषा बोलने वाला काइजू खड़ा था। होशिनो बोलता है फिलहाल तो मैं ही यहाँ सबसे ताकतवर हूँ। साइंटिस्ट बताती है कि इस काइजू का पावर लेवल 8.3 है, यानी कि एक दाई काइजू है। होशिनो ऑफिसर्स को संभालने का काम इगारुका को दे देता है। इतने में वो दाई काइजू अपने फिंगर से प्रेशर क्रिएट करता है जिससे होशिनो बाल बाल बचा है। वो होशिनो से इम्प्रेस होता है और एक और ताकतवर पंच होशिनो को मारता है, लेकिन होशिनो ने अपने साथ अपने ऑफिसर्स को भी बचा लिया था। वो दाई काइजू अपनी आंखें खोलता है और उसकी चीख पर सारे व्हाइट टाइप काइजू एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक और पंच होशिनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग पर जाकर लगता है और वो बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। होशिनो काइजू नंबर 8 के जैसे इसकी चमड़ी को नहीं काट पा रहा था। दूसरी तरफ सारे ऑफिसर्स एक साथ एक होंजू को रोक नहीं पा रहे थे। तभी काफका सभी को बताता है उन्हें होंजू पर पीछे से हमला करना होगा। काफका बताता है कि इनका कोर भी पीछे की तरफ ही होता है। हारुइची और बारू अलग अलग होकर इन होंजू के पीछे से हमला करते हैं, लेकिन ये सब एक साथ काम कर रहे थे और कोई भी इन होंजू के पीछे नहीं जा पा रहा था। तभी किकोरू बोलती है इन्हें मारने का एक और तरीका है। वो तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उसके हाथों में एक नया हथियार था जिससे उसने उस काइजू के सख्त हिस्से को तोड़ दिया था और उसके कोर को तबाह कर दिया था। हमें पता चलता है कि कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिनो ने फैसला लिया था कि वो इस बेस की सबसे ताकतवर ऑफिसर को स्पेशल वेपन देंगे जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को ही दिया जाता है। इतना कमाल का वेपन होने के बावजूद भी किकोरू को ये वेपन पसंद नहीं आता क्योंकि ये वेपन उसके साथ सूट नहीं कर रहा था। इस वेपन की खूबी है कि हमले के दौरान शॉकवेव्स छोड़ता है जो उसके एक हमले को 10 गुना ताकतवर बना देता है। किकोरू को देखकर रेनो बोलता है जैसे मौत ने अपना हथियार हाथ में लिया हो। तभी किकोरू पर एक और होंजू ऊपर से हमला करता है, लेकिन उससे पहले रेनो ने उसे जमा दिया था। किकोरू भी हैरान थी कि रेनो कब इतना काबिल हो गया कि उसने एक होंजू को जमा दिया। इधर होशिनो गेट नंबर 3 को खोलने का ऑर्डर देता है। अचानक वो दाई काइजू होशिनो के पीछे आ जाता है और बोलता है आज तक कोई काइजू भी उसके सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाया। अगर वो होशिनो को खा ले तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा। इसके बाद वो होशिनो की तरफ एक जोरदार हमला करता है, पर सही वक्त पर होशिनो ने अपनी तलवार बीच में अड़ा दी थी। वो घायल तो हुआ था पर उसकी जान बच गई थी। एक बार फिर होशिनो ने इस ताकतवर काइजू को इम्प्रेस कर दिया था क्योंकि उसका एक हाथ कटकर जमीन पर गिरा हुआ था। हमें पता चलता है कि होशिनो ने शुरू से ही अपने आप को रोक रखा था। वो पूरे वक्त काइजू को यहाँ लाना चाहता था ताकि वो अपने सूट के पूरे पावर का इस्तेमाल कर पाए। दूसरी तरफ किकोरू की दोस्त मिनासे मरने ही वाली थी, पर वक्त पर काफका अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करता है और मिनासे को बचा लेता है। वो होंजू दोबारा इन पर हमला करता है, लेकिन इस बार किकोरू यहाँ आकर होंजू को खत्म कर देती है। किकोरू बोलती है वो रेनो होंजू को संभाल लेंगे
तब तक काफका और मिनासे घायल लोगों को सेफ जगह पहुंचाएंगे। रेनो भी काफका को इस बार कोई रिस्क लेने से मना करता है और अब रिपोर्ट मिलती है कि सभी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स लौट आए हैं और वो सभी होंजू की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ होशिनो उस दाइकाइजू के सख्त सेल्स के बीच की गैप पर हमला करके उसके शरीर को हिस्सों में काट रहा था। होशिनो क्रॉस स्लैश से उसकी छाती काट देता है, इसके बाद उसके दूसरे हाथ और शरीर के टुकड़े कर देता है। असल में गैप्स को टारगेट करना वो एक झांसा देने के लिए था। आखिर में होशिनो उसकी गर्दन भी काट देता है, लेकिन वो दाइकाइजू दोबारा अपने शरीर को रिजेनरेट कर लेता है और अब पहले से भी ज्यादा तेज होशिनो पर अटैक करता है। होशिनो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब उसका कोर भी दिखने लगा था। इधर काफका को हद से ज्यादा ताकतवर काइजू महसूस हो रहा था। अचानक उस दाइकाइजू का शरीर फूलने लगता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो गया था। वो चारों ओर हाई अल्ट्रा हीट वेव छोड़ने लगता है। वो एक जाइंट काइजू में बदल गया था और अब उसका पावर लेवल 9.0 हो गया था। इसके बावजूद कि होशिनो जाइंट काइजू के मामले में कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी होशिनो पीछे नहीं हटते और उससे लड़ते हैं। लेकिन उनके हथियार अब बेकार हो चुके थे और उनका सूट भी ओवरहीट हो चुका था। ऊपर से ये उड़ने वाले काइजू होशिनो के पास आकर ही फट रहे थे। होशिनो अब ज्यादा देर तक अपने सूट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन धमाकों की वजह से वहां पर स्मोक क्रिएट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर होशिनो काइजू के पीछे वाले बिल्डिंग पर जाते हैं और अपनी टेक्निक की सिक्स्थ फॉर्म का इस्तेमाल करके उसके कोर को तबाह करने वाले थे। लेकिन इस फॉर्म में उस काइजू के पास अनगिनत आंखें थीं। वो होशिनो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे होशिनो कई बिल्डिंगों को तोड़कर दूर जाकर गिरते हैं। सभी को लगता है होशिनो की मौत हो चुकी है। फिर हमें होशिनो का पास्ट दिखाया जाता है। होशिनो समुराई फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बचपन से ही तलवारबाजी में अच्छे थे। वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके सभी की जान को बचाना चाहते थे। अब हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अभी होशिनो बोलते हैं वो अभी जिंदा है। उसने अपने शील्ड को मैक्सिमम पावर पर सेट कर दिया था। वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन उनका सूट अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। वो काइजू हर बिल्डिंग को तोड़ते हुए होशिनो को ढूंढ रहा था। काइजू होशिनो को देखते ही एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन होशिनो एक लंबी छलांग लगाकर उसके चेहरे पर अपनी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब का अब कोई फायदा नहीं था। उस काइजू की हीलिंग एबिलिटी अब कई गुना बढ़ गई थी। होशिनो की हालत अब खराब हो रही थी। एक बार फिर से पास्ट दिखाया जाता है। होशिनो के फादर उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की जिद को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि गन्स के साथ होशिनो कुछ खास अच्छे नहीं थे और तलवारों से वो काइजू का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मीना उन्हें अपने टीम में रखती है, क्योंकि किसी दिन ऐसा भी आएगा कि छोटे और ताकतवर काइजू भी होंगे। इस दिन होशिनो की टेक्निक ही सबके काम आएगी। वो एक लौती थी जो होशिनो पर भरोसा करती थी, इसलिए होशिनो मीना को निराश नहीं करेंगे। होशिनो अपने टेक्निक के सभी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो सिक्स्थ फॉर्म का इस्तेमाल करने जाते हैं तो वो काइजू उसे अपने हाथों में दबोच लेता है। होशिनो को बचाने के लिए काफका सबके सामने ट्रांसफॉर्म होने वाला था। रेनो काफका को रोकने ही वाला था, पर तभी सभी के ईयरफोन्स में आवाज आती है। होशिनो मुस्कुराते हैं और तभी उस काइजू पर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें उसका हाथ शरीर से अलग हो गया था और होशिनो उसके चंगुल से आजाद हो जाते हैं। मीना वहां पहुंच चुकी थी। वो एक और शूट काइजू पर दागती है, जिससे काइजू का दूसरा हाथ भी तबाह हो गया था। होशिनो को समझ आ गया था कि मीना भी अकेले उसे हरा नहीं सकती। तभी होशिनो उस काइजू के पैरों पर अटैक करता है ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था। उसकी चोटें तुरंत ही हील हो रही थी। फिर किकोरू आती है और अपनी एक्स से अटैक करती है, पर उस अटैक से खरोच तक नहीं आई थी। होशिनो किकोरू को बताता है वो उसकी चमड़ी को खोलेगा, जिसके बाद किकोरू उसकी चोट पर हमला करेगी। ये तरीका काम कर गया था और वो काइजू अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन वो ऐसा दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किकोरू का सूट भी अब ओवरहीट हो चुका था। मीना को भी उस काइजू पर हमला करने का मौका मिल गया था और उस काइजू का कोर भी एक्सपोज हो चुका था। होशिनो उसकी बॉडी पर चढ़कर जितना डैमेज कर सके उतना डैमेज करता है और इस बार मीना अपनी पूरी ताकत से उस काइजू पर हमला करती है और मीना का हमला उस काइजू के शरीर को फाड़ देती है। उसका कटा हुआ सर चीख रहा था। अब वो काइजू मारा जा चुका है। सब कुछ शांत हो गया था और बाकी ऑफिसर्स एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये देख काफका के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है ये वही डिफेंस फोर्स टीम है जिसे वो हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था। इधर होशिनो किकोरू को आराम करने के लिए कहता है बाकी बचे हुए होंजू को वो खुद संभाल लेगा। अभी मीना उसे मारती है, क्योंकि आराम की जरूरत तो होशिनो को भी थी। फिर मीना का टाइगर जोर जोर से दहाड़ने लगता है।
तभी वो देखते हैं कि सभी होंजू मिलकर एक बड़ा काइजू बॉम्ब बना रहे हैं। साइंटिस्ट बताती है कि ये बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हमें समझ में आता है वो दाइकाइजू मरने से पहले क्यों चीख रहा था। होशिनो सभी ऑफिसर्स को शूट करने से रोकते हैं क्योंकि ये बॉम्ब तुरंत फट जाएगा। उनके पास भागने का भी वक्त नहीं था, हर कोई यहाँ मारा जाएगा। तभी काफका तेजी से बम की तरफ भागने लगता है। होशिनो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अभी होशिनो महसूस करते हैं कि काफका तेज भाग रहा है। जो अपने सूट का 1% पावर यूज कर पाता है उसके लिए ऐसी छलांगे लगाना नामुमकिन है। काफका सभी के सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। होशिनो को शुरुआत से ही काफका पर शक था, लेकिन वक्त के साथ वो उसे पसंद आने लगा था, जिस कारण काफका का काइजू होने का संभावना को नजरअंदाज कर दिया था। काफका अपनी पूरी ताकत से उस बम को जमीन से दूर आसमान में ढकेलने लगता है। मीना सभी ऑफिसर्स को कहती है शील्ड को मैक्स मोड पर ऑन करके जमीन पर लेट जाओ। काफका भी जमीन पर आ गिरा था। उस बॉम्ब के फटते ही आसपास के हिस्से तबाह होने लगते हैं। काफका सभी के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर उस प्रेशर को सह रहा था। जब चीजें नॉर्मल और शांत हो जाती हैं, तब काफका को काइजू होने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। तुरंत यह बात हाईकमांड के सीनियर तक भी पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि मीडिया से यह बात छुपाकर काफका को मारकर उसके शरीर से वेपन बनाना चाहिए। लेकिन किकोरू के फादर डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस फोर्स इशाओ शिनोमिया कहते हैं फैसला उसे यहाँ लाने के बाद ही किया जाएगा। अब काफका को पकड़े हुए पूरा 1 दिन हो चुका है। काफका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बस मीना के बारे में सोच रहा था कि वो उसके बारे में क्या सोच। काफका को ट्रक में लोड किया जाता है। इस दौरान वो रेनो से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर उसने रेनो की सारी कोशिशों पर मूत जो दिया था। लेकिन दरवाजा ट्रक का गेट बंद होने के बाद मीना बताती है कि यहाँ कैमरा नहीं है और बताती है वो काफका को बचाने के लिए लोगों के बयान और फुटेज इकट्ठा कर रही है। वो सब बताती है 3rd डिवीजन में कोई भी उसे दुश्मन नहीं मानता, बल्कि सारे उसे हीरो मानते हैं। काफका मीना से पूछता है क्या अब भी उसे मीना के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा। मीना उदास होते हुए कहती है उसे उस वक्त का इंतजार रहेगा। मीना की यह बात सुनकर काफका के आंखों से आंसू आने लगते हैं। काफका के दोस्त काफका के बारे में ही बात कर रहे थे और मीना भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसने काफका पर मोटी डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। किकोरू भी अपने फादर से काफका के बारे में बात करती है। वो किसी तरह अपने फादर से काफका को ना मारकर बल्कि उसे छोटी मोटी सजा देने के लिए कहती है। वो किकोरू को काफका की एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हैं। इसाओ बताते हैं वो दिल जैसा असल में दिल नहीं है, वो कोर है। कहने का मतलब काफका के शरीर के अंदर दिल नहीं काइजू का कोर है। वो किकोरू को बताते हैं कि उसकी माँ को काइजू नहीं मारा था। इसके आगे किकोरू कुछ नहीं बोल पाती। दूसरे हारुइचू को शक होता है क्योंकि ये चारों काफका के बहुत करीबी दोस्त हैं, इसलिए इन पर नजर रखी जाएगी। मीना बताती है इससे काफका का कोई संबंध नहीं है। तभी रेनो कहता है वो जाएगा। हारू रेनो को एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन रेनो ने अब फैसला ले लिया है था। तभी बारू भी फोन पर बात करते हुए आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर जनरल इसाओ काफका के पास जाते हैं और किकोरू भी वहाँ मौजूद थी। काफका चिल्ला कर बताता है वो एक इंसान है। इसाओ काफका की बेड़ियां खोलने का ऑर्डर देते हैं। इसाओ काफका को बताते हैं जो अपने हाथों से गोलियां रोक सकता है वो इंसान नहीं हो सकता। और अब हम देखते हैं इसाओ अपने स्पेशल वेपन निकालते हैं जो काइजू नंबर 2 की बॉडी से बनाया गया था। इसाओ शिनोमिया अपने टाइम पर काफी पावरफुल डिफेंस फोर्स ऑफिसर थे। काफका सोचता है उसे इसाओ से तब तक बचना होगा जब तक उसका सूट ओवरहीट न हो। 1972 जब दाइकाइजू ने सपोलो शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था, वो दूसरा और वो इसाओ पर उछल पड़ता है। अब काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। किकोरू उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है। काफका पागल जानवर की तरह लड़ रहा था, जो कि जानता है उसका शरीर दोबारा रिजेनरेट हो जाएगा। इसाओ सोचते हैं कि अगर काइजू नंबर 2 का कवच नहीं होता तो अब तक उनकी मौत हो चुकी होती। इसाओ काफका के कोर पर सोनिक बूम अटैक करता है, लेकिन इसाओ ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि काइजू नंबर 8 के शरीर में कोर ही नहीं है। हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 इसाओ के पीछे अपने कोर से पूरे शरीर को रिजेनरेट कर लेता है। फिर इन दोनों के बीच टकराव होता है। इन दोनों के टकराव से पावरफुल शेल्टर भी टूटने लगता है। एक सीनियर ऑफिसर कहता है ऐसा लगता है इसाओ काफका को टेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें काफका को मारना होता तो वो पहले ही हमले में मार चुके होते। कि
किकोरू को एहसास हुआ कि उसके कहने पर ही उसके फादर काफ्का को एक मौका दे रहे हैं। दूसरी तरफ हारुइची और बारू अभी तक काफ्का के बारे में बात कर रहे थे। बारू का मानना है कि इंसान को उसके पास्ट से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से जज करना चाहिए। हारुइची को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर काइजू नंबर 8 का रंग और उसका आकार बदलने लगता है। वो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसाओ काइजू नंबर 8 के सामने अब बेबस दिख रहे थे। वो इसाओ को अपने हाथों से मसलने लगता है। ये सब देखकर काफ्का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ भी हो जाए, काफ्का किकोरू के सामने उसके फादर को नहीं मरने देगा। काइजू नंबर 8 इसाओ को बुरी तरह पटकने लगता है। ये सब देखकर किकोरू की आंखों में आंसू आ रहे थे। किकोरू चिल्लाकर काफ्का से कहती है, उस काइजू को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सुनकर काफ्का अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो काइजू काफ्का को खाने जा रहा था। वो काइजू काफ्का को खा गया था, जिसके बाद हम काफ्का को कहीं डूबते हुए देखते हैं। काफ्का ने अपनी हार स्वीकार कर कोशिश करना छोड़ दिया था। तभी वहाँ रोशनी आती है और एक हाथ जिसने काफ्का के हाथ को पकड़ लिया था, वो मीना का हाथ था, जो बोलती है वो कब से उसका इंतजार कर रही है। इधर हम देखते हैं जो पंच काइजू नंबर 8 इसाओ को मारने वाला था, वो अपने ही कोर पर मार लेता है। काफ्का बोलता है वो काइजू नंबर 8 नहीं, वो काफ्का हिबिनो है। जिसके बाद काफ्का बेहोश होने लगता है और काइजू नंबर 8 की बॉडी गायब हो जाती है। इसाओ हारुमी को वेपन पीछे करने के लिए कहता है, जो काफ्का को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार था, और मेडिकल टीम बुलाई जाती है काफ्का के लिए। इसके बाद एक बार फिर सीनियर की बैठक बुलाई जाती है। यहाँ कैप्टन मीना से काफ्का के बारे में राय पूछी जाती है। यहाँ एक मुद्दा भी उठाया गया था कि मीना काफ्का को उसके ज्वाइनिंग से पहले से ही जानती है। मीना बोलती है, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने काफ्का को कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। वैसे मीना की राय तो एक फॉर्मेलिटी थी। काइजू नंबर 8 का फैसला पहले ही तय कर लिया था। मीना को उसकी बात रखने का बस एक मौका दिया जाता है। मीना काफ्का के बारे में बताती है कि कैसे काफ्का ने उनकी मदद करी, खासकर कैसे 3rd डिवीजन को खत्म होने से बचाया। इस दौरान हम मीना और काफ्का का एक और पास्ट देखते हैं। जब मीना ने अपनी बिल्ली को खोया था, उस वक्त वो बहुत ज्यादा उदास थी। उस वक्त काफ्का ही था जो उसके साथ खड़ा था। इधर हॉस्पिटल में काफ्का की आंखें खुलती हैं। इसाओ काफ्का को शांत होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि वो उसे मारने नहीं आए हैं, लेकिन असल में काफ्का खुश था। अगर इसाओ उसके हाथों मारे जाते तो काफ्का कभी किकोरू से नजर नहीं मिला पाएगा। इसाओ बोलते हैं, अगर काफ्का के अंदर इंसान का दिल ना होता तो आज वो जिंदा नहीं होते। काउंसिल भी काफ्का को काइजू ही मान रहा है, लेकिन उससे खतरा है या नहीं यह अभी तक तय नहीं किया गया। काउंसिल के दौरान इसाओ ने फैसला सुनाया था कि काफ्का हिबिनो यानी काइजू नंबर 8 उनकी तरफ से लड़ेगा। उनका यह फैसला पूरी काउंसिल बैठक में खलबली मचा देता है। इसाओ उन्हें समझाते हैं कि उन्हें काइजू नंबर 8 की ताकत की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात को रखते हुए वो सभी को काइजू नंबर 6 की याद दिलाते हैं, जिसके हमले के दौरान 200 से ज्यादा ऑफिसर्स और 3 कैप्टन मारे गए थे, जिसमें से एक किकोरू की मॉम भी थी। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग इसाओ के फैसले के खिलाफ थे। इसाओ काफ्का का नाम लेकर बोलते हैं, उसे अपने आप को साबित करना होगा अगर उसे जिंदा रहना है तो। काफ्का बोलता है वो डिफेंस फोर्स का ऑफिसर है और ये बात एक दिन इसाओ भी एक्सेप्ट करेंगे। हम देखते हैं कि सभी के पास काफ्का के बचने की खबर आ चुकी थी। अब जाकर सबको चैन की राहत आती है। वैसे अब तक काइजू नंबर 9 तैयारी कर रहा था। उसने ह्यूमन थिंकिंग को समझ लिया है और वक्त आ चुका है अपने प्लान को अंजाम देने का। काइजू नंबर 9 का मकसद इंसानों से काइजू की पावर को छीनना है। और यहाँ पर काइजू नंबर 8 का सीजन 1 खत्म होता है। आपके लिए खुश। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर।